द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। जी हाँ दोस्तों, वर्ड्सवर्थ का ये जो कमेंट है, जो लाइन है, उनकी एक क्रिएशन द रेनबो में छपी हुई है और आज हम वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही बात करेंगे। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील अपने चैनल स्पर्श एकेडमी के लिए और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास मास्टर के लिए आपके सामने आया हुआ हूँ। जो भी लोग टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट के या फिर एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर में लगे हुए हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझसे नहीं जुड़े, वो भी जुड़े। जो लोग टीजीटी पीजीटी के पेड कोर्स लेना चाहते हैं, वो हमारे क्लास मास्टर ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उस पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम पीडीएफ नोट की अगर आपको ज़रूरत है तो मेरे क्लास मास्टर ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, वो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने उसके लिंक को दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था कि मैं जो आज जो बात करने जा रहा हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। आपको ही पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर का एक ग्रेट वर्शिपर, नेचर का एक ग्रेट फॉलोअर के रूप में माना जाता है। सेकेंड रोमांटिक के, जिसको रोमांटिक रिवाइवल के नाम से जाना जाता है, उसको हम वर्ड्सवर्थ के एज के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने ही उस जो दूसरा रोमांटिक पीरियड था, उसकी शुरुआत वर्ड्सवर्थ से ही मानी जाती है। तो आज हम तमाम पहलुओं पे बात करेंगे जो वर्ड्सवर्थ के जीवन और उनके वर्क से संबंधित है, और उन तमाम स्मार्ट फैक्ट्स पे बात करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ज्वाइन हों। और अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो वर्ड्सवर्थ की लाइफ से संबंधित एक ब्रीफ में अथर्स की जो लाइफ है, जो राइटर की लाइफ है, जो पोएट की लाइफ, उसका सर्वे हम करेंगे और मेजर पॉइंट पे अपनी निगाह बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, नो डाउट सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं ग्रेट रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को लेके, तो उनके अगर डेट ऑफ बर्थ की हम बात कर लें तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 अप्रैल 1770 था, मीन्स 1770 माना जाता है। अगर बर्थ प्लेस की हम बात कर लें तो नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में एक जगह है जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं, वहीं पर एक जगह है कॉकरमाउथ, वो इनकी बर्थ प्लेस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े उनके डेथ को लेकर, उनकी मृत्यु को लेकर, तो 23 अप्रैल 1850 मीन्स 1850 में इनकी डेथ हुई थी और इनकी बॉडी को ग्रासमेयर में एक सेंट ओसवाल्ड चर्च है, वहीं पर उसको बरी किया गया था, वहीं पर उसको दफनाया भी गया था। इफ़ वी टॉक अबाउट हिज पेरेंट्स, यदि हम उनके पेरेंट्स की बात करें तो नो डाउट उनके पेरेंट्स का नाम जो था वो जॉन वर्ड्सवर्थ था, और माँ का नाम जो था वो एने कोक्सन था। एने कुक्सन और जॉन वर्ड्सवर्थ की 5 बच्चे थे, 5 चाइल्ड्स थे, उसमें वर्ड्सवर्थ सेकंड नंबर पे थे। बाकी जो 4 हैं उनके नाम भी मैं आज आपको बता देता हूँ, रिचार्ड, डॉर्थी, जॉन और क्रिस्टोफर था। यदि हम वर्ड्सवर्थ की एजुकेशन की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन की, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं, तो वर्ड्सवर्थ की जो एजुकेशन है वह हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सेंट जॉन कॉलेज से संबंधित रही है। लव अफेयर्स की बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनकी क्रिएशंस में, उनकी लाइफ में इसका बड़ा इम्पैक्ट रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट नोट दिया, आप देख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ हैड अ वेरी शॉर्ट अफेयर विथ मैरी एथवेट। उनके साथ, मैरी एथवेट के साथ इनका क्या था, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में लव अफेयर रहा है। इन नवंबर 1791, नवंबर 1791 में ही विजिटेड फ्रांस, वो फ्रांस गए एंड फेल इन लव विद द फ्रेंच वीमेन, और वहाँ पर एक फ्रेंच वीमेन से इन्हें प्यार हुआ जिसका नाम था एनेट वैलन, जिसने इनके बच्चे को भी जन्म दिया। में 1792 में, मीन 1792 में कैरोलिन नाम की इनकी एक बच्ची भी हुई है। लेकिन आपको भी पता है कि यह जो पीरियड था 1790 के बाद का जो पीरियड था, वो फ्रांस में एक तरीके से बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था, बहुत टेरर का माहौल था। तो यही वजह थी कि यह फ्रांस छोड़कर पुनः इंग्लैंड वापस आ गए, और कहीं ना कहीं ये उनके बिलेवेड से सेपरेशन का एक कारण बना। लेटर ऑन उन्होंने 4 अक्टूबर 1802, मतलब लगभग 10 साल बाद, उन्होंने मैरी हचिंसन के साथ अब शादी भी की है। तो उनकी जो वाइफ हैं वो मैरी हचिंसन थी। यदि हम ऑनर की बात कर लें, यहाँ से पीजीटी, टीजीटी और नेट में क्वेश्चन बने हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस समय पोएट लैरिएट
मीन्स जिसको हम राज कवि कहते हैं वो बने थे, तो 1843 में बने थे। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को लेके 3-4 क्वेश्चन बनेंगे जिस पे हम आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बता रहे हैं। वर्ड्सवर्थ पोएट लैरियट कब बने थे? 1843 में। कब तक रहे? 1850, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किसके मरने के बाद बने? तो रॉबर्ट साउदे की डेथ 1843 में हुई थी। उनकी डेथ के जस्ट बाद इन्हें पोएट लैरियट का जो पोस्ट है वो ऑफर किया गया था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इस पोस्ट को लेने से रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर दिया था, बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, अपनी मतलब बूढ़ी एज के कारण। बट लेटर ऑन जो प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील, उनके एश्योरेंस पे, उनके आश्वासन पर इन्होंने इस पोस्ट को अडॉप्ट किया और 7 साल के पीरियड में इन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्स नहीं लिखी है। जैसा कि आप भी जानते हैं, पुराने ज़माने से राजकवि को राज दरबार में रखा जाता था और वो राज खानदान या राजशाही को लेकर वो वर्सेस लिखते थे, उन्हें खुशी देने के लिए, उन्हें सुनाने के लिए, उनकी प्रशंसा में कह सकते हैं। लेकिन वर्ड्सवर्थ इकलौते ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपने पूरे 7 साल के कार्यकाल में कोई भी ऑफिशियल वर्स नहीं लिखी थी अपने राजा के लिए या जो भी उनकी राजशाही थी उसके लिए। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, वर्ड्सवर्थ बने कब थे? 1843 में। कब तक रहे? 1850 तक रहे। किसकी डेथ के बाद बने? रॉबर्ट साउथे की डेथ के बाद बने। और वो कौन सा ऐसा पोएट है जिसने पोएट लैरियट रहते हुए कोई ऑफिशियल वर्स नहीं लिखा? तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ ही थे। इन पॉइंट्स को आप एकदम क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यदि हम एक शॉर्ट में कहें तो वर्ड्सवर्थ का जो क्या कहते हैं कि पोजीशन थी, ऑक्यूपेशन जो था, वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट और क्रिटिक का ही रहा है। अब मैं कुछ स्मार्ट फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वो स्मार्ट फैक्ट्स पे आपको विशेष ध्यान देना है कि इन फरवरी 1793, फरवरी महीने 1793 के फरवरी महीने में ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन। उनकी पहली पोएट्री की कलेक्शन आई थी जिसका नाम था एन इवनिंग वॉक एंड और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि वर्ड्सवर्थ की पहली पोएट्री कलेक्शन कब आई थी? 1793 में आई थी। और उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी क्रिएशन थी? तो एन इवनिंग वॉक थी और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज थी। बिटवीन 1795 टू 1797, इन 2 सालों के अंतर्गत ही रोट हिज ओनली प्ले। हाँ, वर्ड्सवर्थ पोएट और क्रिटिक होने के साथ साथ उन्होंने एक प्ले भी लिखा था और वही सिंगल उनका प्ले रहा भी है जिसका नाम था द बॉर्डरर्स। यह जो प्ले है अ वर्स ट्रेजेडी, मतलब वर्स फॉर्म में लिखी गई ट्रेजेडी है, सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के किंग हेनरी थर्ड के समय इसकी सेटिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ 5 एक्ट प्ले है, इसको भी याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि वर्ड्सवर्थ की जो बॉर्डर प्ले है वह कितने एक्ट में डिवाइड है? तो 5 एक्ट में है। किस फॉर्म में है? वर्स फॉर्म में है। किसके समय की सेटिंग है? तो वो जो क्या कहते हैं किंग हेनरी थर्ड इंग्लैंड के हैं उनके समय की है। दूसरी बात, एक और स्मार्ट फैक्ट मैंने दिया है कि इन 1795 में कॉलरिज से ये मिले थे। मीन्स कौन? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पहली मीटिंग 1795 में हुई थी। नो डाउट 1797 में वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डॉर्थी जो है वो कॉलरिज के घर के पास में रहने के लिए भी चले गए थे, बट इट डजेंट इम्पॉर्टेंट। लेकिन हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है जो आपको क्वेश्चन में बन सकता है कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की मीटिंग कब हुई थी? तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की जो मीटिंग है वो 1795 में हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ और भी स्मार्ट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। एकदम आराम से चलिए, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। अगर मैं एक और स्मार्ट फैक्ट की बात करूं तो कॉलरिज की एक पोयम है द एंशिएंट मैरिनर। उसकी रिप्लाई में या उसके जवाब में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था पीटर बेल। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कॉलरिज के द एंशिएंट मैरिनर जो कि लिरिकल बैलेट की फर्स्ट पोयम थी, उसके जवाब में वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोयम लिखी थी? तो पीटर बेल लिखी हुई थी। मैंने इसको भी स्मार्ट फैक्ट में जगह दी हुई है।
एक और स्मार्ट फैक्ट है जिस पे हमको पूरी तरीके से अपना फोकस करना है क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वह स्मार्ट फैक्ट ये है कि 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस लिरिकल बैलेड और ऐसा माना भी जाता है कि लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन ही रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानी जाती है। तो इसमें यह जो पोयम थी लिरिकल बैलेड जो पोएटिक कलेक्शन था, ये बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स। मीन्स जो लिरिकल बैलेड है वो बेसिकली जो कलेक्शन है वो 23 पोएम्स का है। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि कितनी उसमें पोएम कॉलरिज की थी, कितनी वर्ड्सवर्थ की थी। तो कॉलरिज का कंट्रीब्यूशन मात्र 4 का था, लेकिन वर्ड्सवर्थ की जो कंट्रीब्यूशन है वो 19 पोएम्स की है। इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन बाद में इसको डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी पोएम किसने लिखी है, लेकिन आपको दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि लिरिकल बैलेड इज अ कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स इन विच 4 बाय कॉलरिज वाइल 19 बाय वर्ड्सवर्थ, जिसमें 4 जो है वो कॉलरिज के द्वारा हैं जबकि 19 क्या है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा हैं। हाँ, लिरिकल बैलेड से संबंधित 3 और पॉइंट हैं जो आपको याद रखना चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो दूसरा पॉइंट ये है कि लिरिकल बैलेड में प्रीफेस जोड़ा गया 1800 में, क्योंकि पूछता है कि प्रीफेस जो जो जोड़ा गया लिरिकल बैलेड में उसको कब जोड़ा गया था, तो 1800 में जोड़ा गया था। क्लियर हुई बात। उसके बाद 1802 में एक अपेंडिक्स भी उसमें जोड़ा गया था जिसका टाइटल था पोएटिक डिक्शन। नोट करिएगा, पोएटिक डिक्शन टाइटल नाम का एक अपेंडिक्स भी जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 1802 में जोड़ा गया। और 1805 में आपका फाइनल वर्जन का लिरिकल बैलेड आया हुआ है। समझ में आ रही बात? तो 4 ऐसे पॉइंट, 1798 में आपका लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ, 1800 में प्रीफेस जुड़ा और 1802 में पोएटिक डिक्शन नाम का एक अपेंडिक्स जुड़ा और फाइनल वर्जन 1805 में निकल कर आया है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करें, ये बेहद स्मार्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक मैंने और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको दिया हुआ है, हालांकि एग्जाम के लिए नहीं लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए, पूछा जा सकता है। वह यह है कि 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डॉर्थी ने एक बार फिर फ्रांस का दौरा किया था और यह जो फ्रांस को की उनकी ये विज़िट थी वो बेसिकली सपोर्ट करने के लिए जो उनकी बिलेवेड थी, मैंने ऊपर नाम भी बताया था कि एनेट वॉलन, उनको और उनकी जो पुत्री थी मिस कैरोलिन, उनको सपोर्ट करने के लिए थी ताकि वे एक अच्छा जीवन जी सकें। तो दोनों लोग वहाँ पर फ्रांस गए थे, इनसे मिले और फिर उसके बाद रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद उन्होंने मैरी हचिंसन से शादी भी की थी 1802 में। उसके बाद एक और स्मार्ट फैक्ट है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इन 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी, पोएम टू कॉलरिज, लेकिन लिखने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था पब्लिश करने से, और वो चाहते थे कि पब्लिश तब हो जब उनके क्रिएशन द रिक्लूज वो कंप्लीट हो जाए, जो कि एक लॉन्ग पीस ऑफ फॉर विच द पोएम टू कॉलरिज वुड बी अ प्रोलॉग। तो वो चाहते थे द रिक्लूज कंप्लीट होने के बाद ही मैं इसको पब्लिश करूँगा। उसके बाद देखें तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज कहीं ना कहीं ओपियम एडिक्शन में भी थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 1814 में, हाँ 1814 का समय याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्ड्सवर्थ पब्लिश द एक्सकर्जन एज द सेकेंड पार्ट ऑफ द 3 पार्ट वर्क ऑफ द रिक्लूज। रिक्लूज को जो 3 पार्ट बनने वाले थे उसमें जो सेकेंड पार्ट द एक्सकर्जन था वो 1814 में पब्लिश हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। इवन थर्ड पार्ट कभी उनका कंप्लीट ही नहीं हो पाया, तो 2 ही पार्ट जो रिक्लूज का कलेक्शन था उसमें 2 ही पार्ट पब्लिश हुआ, तीसरा पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। एक और पॉइंट मैंने नीचे दिया है, उसको ध्यान दीजिएगा। इन 1829 में डॉर्थी वर्ड्सवर्थ कम डाउन विथ अ सीरियस इलनेस। ठीक है, जो डॉर्थी वर्ड्सवर्थ थी उनको सीरियस इलनेस होती है, ठीक है, और यह जो बीमारी वो बनी रहती जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती 1854 में। लेकिन 1834 में हिज इंटीमेट फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज डाइड हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसके बारे में आगे हम किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, उनकी डेथ जो है वो 1834 में ही हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद
आपको मैंने भी बताया कि वो पोएट लैरियट जो बने वो 1843 में बने थे और 1850 में उनकी डेथ हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब मैं यहाँ पे कुछ स्मार्ट फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो स्मार्ट फैक्ट्स पे आपकी विशेष निगाह वन लाइनर के रूप में रहेगी, उस पर आपकी विशेष नज़र होनी चाहिए। पहली चीज़, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनकी जो क्रिएशन थी द प्रिल्यूड, वह किस प्रकार की पोयम थी? तो एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफिकल पोयम मानी जाती है। हाँ, एक पॉइंट है जो पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था लेक पोएट के रूप में, कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से ऐसे पोएट हैं जो लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो 3 ऐसे पोएट्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। ये 3 ऐसे नाम हैं जिनको लेक पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अब मैं कुछ बुक्स और कुछ ऐसे लेक्चर्स के बारे में बताऊंगा जो वर्ड्सवर्थ के बारे में लोगों ने बोला है, जिसको आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। विलियम हैज़ल्ट की एक लेक्चर है ऑन द इंग्लिश पोएट्स जो कि 1880 में थी, वो वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही थी। ऑल्डस हक्सले की एक क्रिएशन है वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स, यह भी, और इन होली फेस एंड अदर एसेज जो कि 1929 में है, वो भी वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही है। जॉन स्टुअर्ट मिल्स की ऑटोबायोग्राफी है जो 1873 में पब्लिश हुई थी, वो भी वर्ड्सवर्थ के बारे में है। और मैथ्यू अर्नाल्ड की मेमोरियल वर्सेस, इसको याद रखिएगा, मेमोरियल वर्सेस बाय मैथ्यू अर्नाल्ड, इन्होंने 1850 में पब्लिश हुआ था, स्पेशली फोकसेस ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ, जो विशेषतः विलियम वर्ड्सवर्थ को फोकस करके ही चीज़ों को लिखा गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ शॉर्ट में, वो कुछ स्मार्ट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर, एक एक लाइन में हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसको एकदम ध्यान से आप देखिएगा और वीडियो को रोक कर इसको आप नोट भी करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फर्स्ट स्मार्ट फैक्ट मैं उठा रहा हूँ कि वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। जैसा मैंने बताया कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी को लेक पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को लास्ट लीडर कहा है। इस बात को याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कमेंट करते हुए उन्हें लास्ट लीडर कहा है। ये कमेंट कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। मैंने भी बताया वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसको आप याद रखिएगा। वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को रेफर करते हुए मिल्टन को कहा है कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये कोटेशन एक बार टीजीटी में पूछा गया था कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये किसने किसके लिए कहा था? तो वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए इसको कहा था। द फर्स्ट वर्जन, हाँ, एक पोयम इनका था जो फर्स्ट वर्जन पोयम ऑफ द पोयम जो इनकी थी रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस, इसका जो ओरिजिनल टाइटल था, इसको लेके भी क्वेश्चन बनता है कि रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस जो कि 1802 में पब्लिश हुई थी, इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो लीज गैदरर के नाम से जाना जाता है। तो लीज गैदरर इसका ओरिजिनल टाइटल था, किसका? रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस का। पीबी शैली, नो डाउट बहुत अच्छा कमेंट आता है कि पीबी शैली ने वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनक्स कहा था, जबकि जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को ईगोस्टिस्टिकल सबलाइम कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पीबी शैली ने क्या कहा था? मॉरल, अमॉरल, यूनक, और जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को कहा था द ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा था। और वर्ड्सवर्थ ने पोएट को परिभाषित करते हुए 2 बातें कही थी कि एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर। उन्होंने पोएट को कहा था कि एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, और एक साथ साथ और एक बात उन्होंने कही थी, द पोएट इज़ अ मैन ऑफ स्पीकिंग टू अ मैन। ये दोनों कमेंट जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही बोले गए थे। एक बार पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्ड्सवर्थ ने पूरी लाइफ टाइम में कितने टाइम यूरोप में उन्होंने विजिट की थी, तो ये 6 टाइम, ये पीजीटी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो वर्ड्सवर्थ ने 6 टाइम उन्होंने यूरोपियन कंट्री या यूरोप की विजिट किया था। और जिससे इस वीडियो की मैंने शुरुआत की है उसी कमेंट के साथ, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, द रेनबो में था बाय वर्ड्सवर्थ। यह वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक कमेंट था। तो ये वर्ड्सवर्थ और उनके जो क्रिएशंस हैं उनको लेकर एक शॉर्ट में मेरा
अपना सर्वे था जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसके आगे हम जो देखेंगे वो वर्ड्सवर्थ की क्रिएशंस और उनसे लगे हुए कुछ स्मार्ट फैक्ट्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल वर्ड्सवर्थ की क्रिएशंस और उनसे लगे स्मार्ट फैक्ट्स के बारे में बात करने के लिए।